This meeting is being recorded. चलो चलो ध्यान दो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेसिकली ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। ये जो वीडियो आने वाला है ये पर्टिकुलरली किसी क्लास के लिए नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर अ बेसिक इंफॉर्मेशन दैट स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी पार्ट, और कुछ जनरल क्वेरीज जो बच्चों के मन में आती है वो उसको आंसर करने के लिए। सो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि अरे यार आप तो सर ऊपर ऊपर से चलेगा। चैप्टर वाइज अगर हम लोग जब भी जाएंगे, टॉपिक वाइज जब भी हम लोग जाएंगे, वी विल डाइव डीप, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते जाएंगे। सो जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं हम लोग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन एटम वाज डिस्कवर्ड इट वाज कंसीडर्ड एज इंडिविजिबल। इसको सबसे छोटा माना जाता था दैट एटम से छोटा कुछ भी नहीं है। बट आफ्टर टाइम बीइंग, आफ्टर सम इयर्स, ये बातें समझ में आई दैट नो, एटम इज नॉट इंडिविजिबल। एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो हैं। एंड आफ्टर दैट अ chaos हैड स्टार्टेड कि भाई अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, व्हाट वाज द नंबर, व्हाट वाज द अरेंजमेंट, वो सारी चीजें जो हैं वो चलती गई। काफी सारे आए मॉडल्स, कुछ वक्त तक वो चले, फिर फ्लॉप हुए, कई सारी गलतियां निकली। और आज जो चीजें हम पढ़ते हैं वो क्या है, हम ये जानते हैं आज दैट एटम जो है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो कि निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं दैट किसी भी एटम में, इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये बातें हमें पता है, ये बातें हम समझते हैं कि किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। ठीक है। स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, जो कि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होता हुआ आएगा, स्ट्रक्चर्स की अगर हम लोग बात करें तो नील बोर द्वारा बताई गई स्ट्रक्चर्स को हम आज फॉलो करते हैं। और नील बोर्स ने जिस तरीके से बताया, व्हाट वाज दैट, उन्होंने बताया दैट एटम इज स्फेरिकल इन शेप। एटम का जो सेंटर पार्ट होता है, यहाँ मैक्सिमम मास होता है, जो पूरा का पूरा मास होता है वो लगभग लगभग कॉन्सेंट्रेट होता है एटम के सेंटर पे, न्यूक्लियस पे। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको बोल्ड करके, दिस इज द न्यूक्लियस। इसमें बीच में प्लस साइन हम लोग इसलिए दिखाते हैं क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो हाईली पॉजिटिव चार्ज्ड होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटम में जितने भी प्रोटॉन हैं वो सारे के सारे इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एटम के जितने भी न्यूट्रॉन हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर होते हैं। तो न्यूट्रॉन तो बेचारा न्यूट्रल चार्ज वाला है, इसके कारण तो कोई चार्ज दिखेगा नहीं एटम पे। बट प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके कारण न्यूट्रॉन जो है वो हमें पॉजिटिवली चार्ज्ड दिखता है। और इस न्यूट्रॉन के आसपास ऑर्बिटल पाथ्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिन ऑर्बिट्स पर इलेक्ट्रॉन्स मूव किया करते हैं। ये ऑर्बिट्स कितने होते हैं? सो द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एनी एटम इज नॉट फिक्स्ड। अपनी जरूरत के हिसाब से एटम में एक ऑर्बिट या 1000 ऑर्बिट कुछ भी हो सकते हैं। सो देर इज नो लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जरूरत के हिसाब से कितने भी आ सकते हैं। नील बोर ने इन ऑर्बिट्स की नेमिंग भी की और नंबरिंग भी की। नेमिंग कैसे स्टार्ट हुई? KLMN इस तरीके से करते हुए नेमिंग गई,
और नंबरिंग हुई n/1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक है। और इन्हीं नंबरिंग के बेसिस पे नील बोर ने किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये भी बताया, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया 2n² का, जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले का यूज करके आज हम लोग ये जानते हैं दैट जो फर्स्ट ऑर्बिट है जिसका नाम क्या है के, इस पे 2 × 1 का स्क्वायर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्बिट के। ठीक उसी तरीके से जो सेकेंड ऑर्बिट है हमारा, दैट इज द एल ऑर्बिट, उस पे हम लोग जो सेकेंड ऑर्बिट है हमारा एल ऑर्बिट, उस पे हम लोग कितने रख सकते हैं, 2 × n की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 2 सा 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। वैसे ही तीसरे ऑर्बिट m पे जाए तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। n पर जाए तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 2 सा 16, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 2 सा 32 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं हम लोग। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो किसी भी ऑर्बिट में पॉसिबल है। नील बोर्ड ने ये बातें बता दी, ठीक है। अब आते हैं अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट अगर हम लोग करके देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन को अरेंज करके देखें हम लोग, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। और मैं और आपको एक बात बता दूं दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज डेफिनेटली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं बात कर रहा हूं दैट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, दैट मीन्स आई एम आल्सो टेलिंग दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो 8। इसको अगर अरेंज करना हो, सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस आएगा, मैं 2 ऑर्बिट्स बना देता हूं इधर। सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस को मैंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। इधर मैं क्या करता हूँ, ऑर्बिट्स प्लेस करता हूँ। और अब देखिए हम लोग जानते हैं जो पहला ऑर्बिट है हमारा के पर हम मैक्सिमम 2 रख सकते हैं। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। के इज द फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे जाते हैं हम लोग। डायरेक्टली 5 पे फिल नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट पे फिल करेंगे, सेकंड पे फिल करेंगे, थर्ड पे फिल करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सो हमें पता है दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, तो फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 रख सकते हैं, रख देंगे। फिर नेक्स्ट ऑर्बिट पे जाएंगे, एल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, बट मेरे पास क्या है, सिर्फ अब 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। टोटल नंबर वाज 8, 2 हमने पहले पे रख दिए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो एल पे हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। और दिस इज व्हाट वी कॉल ये जो लिखा है मैंने O इज इक्वल टू K2L6, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब बस इसको यहाँ पे अरेंज कर देना है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रख देंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, एंड वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जैसे ही सिमिलर चार्जेस आएंगे वो एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स है अपने से दूसरे इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो पहले ऑर्बिट पे 2 रख सकते थे, 2 रख दिया हमने। दूसरे पे 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, बट ऑक्सीजन के केस में हमारे पास 6 ही है तो 6 रखेंगे हम लोग इधर। एक और प्लेस करते हैं इधर, ऑर्बिट ही डिलीट हो गया। ऑर्बिट एक बार अच्छे से बना लेते हैं दोबारा। इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे ये, ठीक है। ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ऑक्सीजन के बाद मान लेते हैं हम लोग सोडियम ले लेते हैं, Na, सोडियम नाम है इसका, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है
11। ठीक है, अब इसको अरेंज करके देखता हूँ। सो न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अरेंज करके देखते हैं। इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, के पे 2 रख सकते थे, रख दिया। एल पे 8 रख सकते थे, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 2 पे 8 रखा, एल पे 8 रखे हमने। 8 वाज द लिमिट ऑफ सेकंड ऑर्बिट, 8 फिल कर दिया हमने। 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स को सेट कर दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन की जगह बाकी रहेगी। एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें जाना होगा थर्ड ऑर्बिट पे, और तीसरा ऑर्बिट पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको अगर अरेंज करें तो फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट पे 8, मैक्सिमम डिस्टेंस को मेंटेन करते जाएंगे हम लोग। इस तरीके से एम पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मुझे लगता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और अरेंजमेंट दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बच्चे एक और चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज द वैलेंसी। जैसे ही हम लोग क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करते तो बोलते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हीलियम की 0 है, लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 2 है, सोडियम की 1 है, ऑक्सीजन की 2 थी। जब हम लोग ये बताना स्टार्ट करते बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे आ रहा है, ये 1 2 1 2 है क्या। तो बच्चे ध्यान दो, कोई भी एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए उसको अपने बाहरी ऑर्बिट पे, अगर वो ऑर्बिट 1 छोड़ दें, के ऑर्बिट को छोड़ दें, LMNOP की कोई भी ऑर्बिट है, तो उस बाहरी ऑर्बिट पे उसे ऑक्टेट बनाना होता है। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने होते हैं, रखने होते हैं, तभी जाके वो एलिमेंट जो है वो स्टेबल हो सकता है। इफ देर इज नॉट 8 इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट विल ट्राई टू मेंटेन दैट। वो 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश करेगा, एंड फॉर दैट वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एलिमेंट को तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। अब स्क्रीन पे आपके सोडियम दिख रहा है, सोडियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए उसको 8। 1 है तो 7 और इलेक्ट्रॉन लाने की सोडियम कोशिश कर सकता है। बट दिक्कत क्या है ना, कि 1 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को जाना होगा, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, रिएक्ट करेगा और दूसरे को पकड़ के लेके आएगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, बट सोडियम हैज, या दूसरे जो भी एलिमेंट्स है जिनके साथ भी ऐसा होता है, उनके पास एक ऑल्टरनेटिव है। क्या है कि उसके सेकेंड ऑर्बिट को अगर आप ध्यान से देखें, वहां ऑक्टेट का फॉर्मेशन हो चुका है, वहां 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। अगर ये M ना होता तो सोडियम स्टेबल होता। तो सोडियम क्या करेगा, अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसको लूज करा देगा। कोई और तो एलिमेंट होगा ना जिसको चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन। जैसे आप देखो, मैं थोड़ा लेके आता हूँ ऑक्सीजन को, यहाँ देखो, ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 चाहिए। ये ऐसा नहीं कर सकता कि 6 दे दे, नहीं हो पाएगा इससे। 6 को देने के लिए भी उतनी एनर्जी चाहिए जो कि नहीं है। ठीक है, तो इसको 2 पकड़ के लेके आने हैं। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है, वो एक बस दे देना तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कराने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्ट कराना होगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए। सोडियम स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट कर रहा है और रिएक्शन में और दे दे रहा है उनको। तो सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1। इसी तरीके से आप एल्यूमिनियम को देखो अगर, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 13। ठीक है, अगर आप इसको अरेंज करो तो ये इस तरीके से हो जाता है K2L8M3। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट बनाना है तो या तो 5 को पकड़ के लेके आ जाए या 3 दे दे। इजी प्रोसेस इज गिविंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दे देगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना होगा। सो जो एल्यूमिनियम है इसकी वैलेंसी हो जाती है 3। तो बच्चे इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसी नंबर को हम लोग उसकी वैलेंसी कहते हैं। क्लियर रहेगा आई थिंक ये बात आपको। ठीक है,
तो मैंने आज इस वीडियो में आपको क्या बता दिया, इन अ ब्रीफ मैंने आपको KLM इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। मैंने बता दिया कि K पे कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, L पे कितने, M पे कितने, N पे कितने। अगर आप कुछ ऐसे ट्राई करो जिसमें N के आगे जाना पड़ रहा है, आप ओके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो 2n² से और आप कर सकते हो। बट इट इज एडवाइज्ड कि KLMN इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसका यूज आप कहाँ तक करो, एटॉमिक नंबर 1 to 18 तक, क्योंकि यहाँ तक करने में कोई गलती नहीं होती है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे ना, तो कुछ और नए फॉर्मूलाज ऐड होंगे, कुछ और नई कंडीशंस ऐड होती हैं, जिसके कारण बच्चों से मिस्टेक होता है। तो 18 के आगे, 18 ऑनवर्ड्स, 19 to 118 के एलिमेंट्स जो हैं हमारे, उनके लिए हमें कुछ एडिशनल चीजें सीखनी होती हैं। ऑर्बिट्स के अंदर सब ऑर्बिटल लेवल, शेल लेवल तक हमें पहुंचना होता है, और उसके बेसिस पे हमें अरेंजमेंट्स को देखना होता है। सो क्लास 8 में अगर आप हो या क्लास 9th में भी अगर आप हो, KLM इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी गुड फॉर यू। SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि सब ऑर्बिटल लेवल और शेल लेवल पे जाके उसको समझना होगा, उसको समझने के लिए आपके पास वक्त है। वी कैन गो थ्रू अ नेक्स्ट वीडियो, एक अगली वीडियो बना के हम लोग SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को काफी डिटेल में समझ सकते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बट KLM इज गुड फॉर यू अगर आप स्टैंडर्ड 8th और 9th के बच्चे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज नहीं है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, बस आपको वैलेंसी वगैरह को समझने के लिए चाहिए, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ये समझने के लिए चाहिए आपको। सो KLM इज गुड फॉर यू, दैट विल डू। नाउ इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने ऐड करने के लिए सोचा था। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, सवाल उसका ये था कि सर मेरे को आप एक बात बताओ कि हाइड्रोजन प्लस वाटर रिएक्ट कराते हैं हम लोग, सॉरी माय मिस्टेक, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कराते हैं हम लोग, टू फॉर्म वाटर। ध्यान से सुनिए, H2 प्लस O2 रिएक्ट कराते हैं हम लोग टू फॉर्म वाटर। तो सर वो H2O क्यों होता है और H2O2 क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों नहीं होता है? H2 और O2 मिलकर तो H2O2 बनना चाहिए, H2O क्यों बन रहा है? तो जो ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा ना, उससे हम लोग समझ जाएंगे। अब ध्यान देना है, ऑक्सीजन का मैंने दिखाया, ऑक्सीजन का जो सेकेंड ऑर्बिट पे उसके पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन से 8 बनाने इसको, तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, सो दैट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के लेके आए, ठीक है, ऑक्टेट बना दें। हाइड्रोजन का केस क्या है कि हाइड्रोजन बेचारा जो है, इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, आप समझिए इस बात को। और हाइड्रोजन को ज्यादा कुछ करना नहीं है, हाइड्रोजन के ऑर्बिट पे सेट होता है। के ऑर्बिट का मैक्सिमम लिमिट क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो हाइड्रोजन के साथ ये है कि हाइड्रोजन कहीं से घूम फिर के 1 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन विल बी स्टेबल। या फिर हाइड्रोजन अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दे, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो स्टेबल होने का झंझट भी खत्म। इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इस बेचारे को भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इनके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये भी स्टेबल, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, ये भी स्टेबल, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए ऑक्सीजन को, ये भी स्टेबल। तो क्या हो रहा है कि एक ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाता है। सो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारा, वो इसीलिए H2O फॉर्म में दिखता है, ना कि H2O2 के फॉर्म, ठीक है। हालांकि ये जो रिएक्शन है ना, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, ये कंप्लीटली सही भी नहीं है, दिस इज अ स्केलेटल फॉर्म ऑफ रिएक्शन, ये भी मैं बता दूं जब मैं बता रहा हूं तो, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीटली करेक्ट रिएक्शन नहीं मानते हैं। कंप्लीटली करेक्ट रिएक्शन जो होता है वो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें एटलीस्ट जो मोल्स हैं, रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, वो बैलेंस्ड हो। आपने फिजिकल स्टेट नहीं लिखा चलेगा, बट एटलीस्ट मोल्स को स्टेबल कर देना होता है, जिससे कि इस तरीके के कंफ्यूजन बच्चों में ना हो। सो अभी देखो बच्चे, ये रिएक्शन सही हो गया, जैसे मैंने 2 लगा दिया ना, हाइड्रोजन और वाटर के आगे, अब सही हो गया। अब क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4 हाइड्रोजन,
यहाँ पे हो गया 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे अब देखो 4 हाइड्रोजन और ये दोनों जो हैं मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आते हैं, तो 2 इंटू ओ, 2 ऑक्सीजन, तो ये एक स्टेबल फॉर्म हो गया। अब यहाँ क्या होगा कि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ, तो जो यहाँ के 2 हाइड्रोजन बचेंगे और यहाँ का एक ऑक्सीजन बनेगा, ये दोबारा रिएक्ट करेगा इसी तरीके से और 2 मोल्स ऑफ H2O बना देगा। तो ये रिएक्शन जो है हमारा ये कंप्लीटली सही हो जाता है। सो आई विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट सेक्शन में आइए, डाउट्स भर दीजिए आप उधर, ठीक है। या फिर जो बच्चे मेरे से मिलते रहते हैं स्कूल में या फिर कोचिंग में, आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय बाय।